अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक इरफान हाशमी ऑफिशियल में हाजिर खिदमत है। इरफान इज़ नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कल भी वीलॉग नहीं हो सका और आप एक दो दिनों से देख रहे हैं और शायद एक आध दिन और वीलॉग ना हो सके। कोशिश करूँगा कि उस कमी को पूरा कर सकूँ। फ़ोन पे मेरी बात हुई है बड़ी तफसीली और फिर इश्यूज़ पर डिस्कस हुआ कि आज के इरफान हाशमी शो में क्या किन इश्यूज़ पे बात की जा सके। 3 इशू डिसाइड किया हमने और ख़ास तौर पर 10 का इलेक्शन, जावेद लतीफ़, वो बताऊंगा जावेद लतीफ़ का क्या है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायसा की होने वाली हियरिंग जो 24 दिसंबर को मुतवक्को है। सबसे पहले 10 का इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है आपके सामने वो बताते चलें। 10 का इलेक्शन में जो बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आई हैं सारी, अगर उसको हम देख लें तो उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल इलेक्शन है और एनीबडीज़ गेम किसी एक की हो सकती है, लेकिन एज अपनी जगह पर जिन लोगों को मौजूद हैं वो मैं बता देता हूँ आपके सामने। आप कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री में रखना चाहूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। 2002 में इलेक्शन जब हुए तो अरशद मलिक जीते थे, PMLQ से थे, 50,592 वोट लिए थे 10 अक्टूबर 2002 को। 2008 में 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन में PMLN के साहबजादा सैयद मुर्तज़ा अमीन जीते 77,819 वोट लेकर। फिर 11 मई 2013 के इलेक्शन जो हुए इसमें सैयद इफ्तिखारुल हसन PMLN के जीते 1,18,192। आपके सामने अब ये चीज़ें इसलिए रखनी है, ये क्लैरिटी कर देगी कि अब फ़र्क क्या है। 2018 के इलेक्शन जो 25 जुलाई 2018 को हुए, PMLN के सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी 1,01,617 वोट 40,000 या 40.16% के साथ जीते। PTI के अली असद मली थे आप थे 61,432 24.28% और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस्मान आबिद 57,517 ये अब ये इकट्ठे हो चुके हैं। दोनों को अगर मिला लें वोट तो तकरीबन 47% बनते हैं। तो अगर ये 2011 में आपके सामने पता है इलेक्शन की पोजीशन क्या बनी। अब 10 अप्रैल को यानी कल इलेक्शन होने जा रहे हैं और शहरी इलाकों में आज भी नौशीन अमजद की पोजीशन बेहतर है और असद मलिक को वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। PTI को भी पूरी तवज्जो देनी पड़ी। PTI उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रही इलेक्शन के हवाले से। आपका मुकाबला जो है वो रवायती उन लोगों से हैं जो धांधली के मास्टर हैं, तो उनको कैटर करने के लिए राना सनाउल्लाह यानी जिन्होंने पुलिस के साथ हुकूमत की, वो पुलिस को जानते हैं, अंदर से जानते हैं, टीचर्स को जानते हैं, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी अब आपको आगे लड़ना है। एनीबडीज़ गेम मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि अरशद मलिक ने शहर में हदूद में काफ़ी काम किया है, वो बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर जाएंगे। बहरहाल आपके सामने पोजीशन है और कल आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा। जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके ख़त्म हुआ, इलेक्शन कमीशन का सारा इलेक्शन होगा। 45 फार्म जो जमा करवाए थे नौशीन अमजद ने, उसमें 1700 वोट से अली असद मलिक जीत रहे जो उनके फार्म जमा कराए हुए थे। अब ये क्लोज कंटेस्ट ही होना है। अगर शहरी इलाकों से अरशद मलिक लोग उठाकर ले गए तो बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। दूसरा इशू आपके सामने जो बात करनी है वो जावेद लतीफ़ वो मुकदमा हुआ था ना, वो जो पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया था, वो लेकर गए अदालत में, लेकर खारिज कर दें, मेरे साथ सियासी ज़्यादती हुई है। जब अदालत के सामने मामला आया चीफ जस्टिस कासिम खान के पास, उन्होंने कहा कि हमारे लिए हुब्बुल वतनी अहम है या हुब्बुल शख्सी है। पाकिस्तान की असेंबलियों में हलफ लेने अपने गिरबान में झांकें, जावेद लतीफ़ छोड़ दें पाकिस्तान, किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले लें। काले कोट वाले ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाने वाले लोगों को लोग चींटियों की तरह मसल देंगे। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी क्लैरिटी के साथ जो किया है। और जो शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको रिलीफ नहीं दूंगा। पहले इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात करना, फिर इस मुल्क की अदालतों से रिलीफ लेने आ जाते हैं आप लोग, और यहीं से आप समझ सकते हैं। उस पर हालात और वाक़या देखे। जावेद लतीफ़ के वकील ने उन्होंने कहा दरख्वास्त खारिज ना हो जाए, वापस लेने की, उन्होंने कहा वापस ले दरख्वास्त हो जाए, ये खारिज हो के। वैसे भी बता दूँ अखराज मुकदमा की दरख्वास्त अब हाई कोर्ट अमूमन लेती नहीं है
और मामला फिर नीचे जहाँ जाकर आप ज़मानतों में भुगतें और उन सारे कामों को लेकर फिर आप आगे लेकर मामला को चलेंगे। अगला जो इशू आपके सामने रखना है वो जस्टिस काजी फायद ईसा है। ख़बर मैं आपको दे दूं कि 14 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत होने जा रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने समाअत होने जा रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए थे, बुनियादी हकूक़ और हमारे आइन के मौजू पर उन्होंने बात करनी थी। मैं ज़्यादा नहीं 2-3 लफ्ज़ उनके मैं पढ़ देता हूँ वहाँ, और उसके बाद अगली बात करूँगा। हमारे यहाँ एक बुरी बात है कि हम सफाई करने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। बहरहाल सफाई कितनी, और सफाई देने के लिए एक जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो आप लोगों के सामने है। फिर वो लफ्ज़, फिर वही एक रूटीन जो है इनकी। पाकिस्तान में दरिया इंडस देखा जाए तो उसमें कूड़ा करकट नज़र आएगा। पहले गटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा, आज उसकी जगह पर कूड़ा करकट का लफ्ज़ आ गया। अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो दीगर बुरे काम भी हमसे छूट जाएंगे। अल्लाह करे ये हम सब इस पर अमल दरामद करें। मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, लेकिन मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पब्लिक ऑफिस होल्डर, अगर आप आम आदमी हो, अगर जज ना हो, सुप्रीम कोर्ट के अदलिया की आज़ादी मद्देनज़र ना हो, तो नैब का रेफरेंस होता है ऐसे मामले में। एसेट बियॉन्ड मीन में 90 दिन का रिमांड होता है। 90 दिन का रिमांड होता है, आप पकड़े जाएं, फिर ज़मानत, फिर जेल में वक्त गुजारना पड़ता है, फिर ट्रायल भुगतना पड़ता है। ये तो हमारे आईन पाकिस्तान 76 ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक निज़ाम दिया हुआ है जिसके तहत जजेस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाता है। ये नैब नहीं ले सकती। अगर नैब को छोड़ दिया जाए फिर तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मामला यही जाना है। मेरे सामने ये फैसला पड़ा हुआ है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 336 का, जिसमें जजेस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, फैसल अरब जस्टिस, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस शहजाद अली शाह, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद। 10 मेंबर बेंच था। 7 मेंबर बेंच ने मामला ये FPR को भिजवाया और रीज़न यही बताई थी कि जो मनी ट्रेल है वो सारी चीज़ों को सारा सामने रख कर देखना है, और ये क्लैरिटी दी थी कि ये इसका FPR से मामला का ताल्लुक़ नहीं है। FPR में अपील प्रोसीडिंग सारी अपनी जगह चलती रहेंगी और अपनी जगह मामला चलते रहेंगे, और टाइम फ्रेम एक दिया हुआ था कि ये जो रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट जाएगी, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जो कोर्ट के सामने आएगी, और आर्टिकल 209 के तहत प्रोसीडिंग चलेंगी। अब जो पुराना रेफरेंस था, जो सदर ने कहा था, चूँकि इसमें डिफेक्ट्स थे, कानूनी नकाइस थे, मैलिस इन लॉ में यानी मैलिस के ऊपर या बदनीति के ऊपर उसे खारिज नहीं किया। जो भी कोताहियाँ थी, कमियाँ थी, उस बुनियाद के ऊपर उस रेफरेंस को क्वैश किया था। और आखिरी लफ्ज़ जो है, बट द काउंसिल में इफ डीम अप्रोप्रिएट notice such appellate proceeding or orders or decision and may for the purpose only of the matter before it such order or given direction in relation to as is deemed appropriate। और ये मामला अब आ गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आ चुका है आप, और ये दोबारा डिटेल्स आया था। तकरीबन कोई 148 सफ़ों का फ़ैसला है, 148 पैराज हैं। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 है। अब इसके अंदर जो पोजीशन आपके सामने मैंने बतानी है वो ज़रा क्लियर कर दूं। पैरा 141 में, अब पहले जैसे मैंने जिक्र किया, मैलिस पुराने चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का रेफरेंस सारा क्वैश करके, और इसमें फ़र्क रखा कि वहाँ पर क्या था, वो मैलिस था कि मिलिट्री रूलर ने ये एलिगेशन लगाई थी, और इसलिए मामला ये सारा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस का रद्द कर दिया था। However, in the present case, no finding of malice in fact has been given. It is true that reference suffers from grave legal defects, but the consequences of illegality of an impugned actions are different from those following a finding of malice in facts. The illegalities in the present reference are a result of its careless and casual preparation. These errors or defects do not erase Mrs. Isa's ownership of the London properties, the primary fact which forms the basis of reference and which is not denied by the petitioner. Justice Qazi Faisal ने इनकार नहीं किया। Whilst the ownership of the London property is in dispute, the source of fund for their purpose and the mode by which these funds were transferred abroad require explanation. Otherwise, an unexplained investment by the spouse of a judge of a superior court who is the holder of public office holder, जिसका लफ्ज़ जस्टिस काजी फायज़ा ने इस्तेमाल किया है, compromise the integrity of the learned judge and ultimately the probity and credibility of the institution which he serves। ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आ चुका है। या कोर्ट ने एक चीज़ और क्लियर की है
by sending the matter to FBR, we have assured the substantive and procedural right of each party under the ordinance. These rights and the right of the petition family to appeal against adverse orders have specifically been preserved. Additionally, we have ordered that only appropriate proceeding for undeclared or unexplained asset be initiated against the petitioner's family, which should be concluded within a reasonable time. मामला सारा आ चुका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि 14 अप्रैल के लिए यानी आने वाले बुध के लिए समाअत रखी है। वहाँ जो कि सोर्स नहीं आ चुके, नज़रसानी का कहा जा रहा है। नज़रसानी फाइल होने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह फील्ड पे मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। कुछ हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल या इस तरह के लोग कह रहे हैं कि रुक जाना चाहिए। किस लिए रुक जाना चाहिए? सारे मामले को आइन और कानून की वजह जब तक सस्पेंड नहीं होता फैसले पर अमल दरामद होना है। और ख़ास तौर पर जब मनी ट्रेल नहीं दे पा सके, 9.5 करोड़ या 10 करोड़ के करीब अमाउंट जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे काजी फाइसा की फैमिली मिसेज और बच्चे जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकम टैक्स रिटर्नों में नहीं दी, सोर्स नहीं बता सके, मनी ट्रेल नहीं आ सका। तो अब ये मामला सारा जज के मिसकंडक्ट के हवाले से और मेरी नज़र के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करेगी। इशू का इशू होगा और प्रॉपर्टीज़ की डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। नज़रसानी अपनी जगह चलती रहे। पहले वो पहले मामला रहा कि जनाब ये वही बेंच सुने, उस पर हेयरिंग चलती रही। चीफ जस्टिस के पास मामला आ गया, चीफ जस्टिस ने बड़ा बेंच बना दिया, 10 मेंबर बेंच बना दिया। तो अब आ गया मामला कि जनाब वो लाइव कवरेज दिखानी चाहिए। और लाइव कवरेज में जस्टिस काजी फैसल जैसे पेश होकर जो आर्गूमेंट्स आपके सामने पेश है, बड़े सवाल हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों ने ये पूछा था कि आने वाले दौर में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो आप लोगों के सामने ये चीज़ अब रख दी है। 14 अप्रैल के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठेगी और मेरी नज़र के मुताबिक शोकाज जारी होगा और जस्टिस काजी फाइसा को प्रॉपर्टीज़ की सोर्स और डिटेल्स बतानी पड़ेंगी जो बज़ाहिर अभी तक नहीं है। इजाज़त दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक जवाब हम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।